Good morning, students. Today we are going to start the numericals for इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। आज हम करंट और रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। कल भी हमने ये किए थे, करंट और रेजिस्टेंस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ये दो न्यूमेरिकल मैंने लिखे हुए थे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है और बी यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, नेट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें आपको साफ इंडिकेट हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि इसका पाथ इधर भी हो सकता है, इधर हो गया, क्यों? ऊपर वाले का 6 इसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया, नीचे वाले का इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, क्यों? ये सिंगल रह गया, इसका तो पाथ यहाँ से इधर ही हो गया बस। तो ये तीनों 6R, 6R और 6R रेजिस्टेंस जो है, तीनों का पाथ डिफरेंट है। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 सिंस सोल्व कर रहा हूँ, इसकी नेट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। सिंस 6R रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तीनों पैरेलल में है ये। तो डायग्राम इसका ऐसा बनेगा अभी, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, इसके साथ ये लग गया, तो बी पॉइंट तो आपका यहां पे हो गया। ये आर 6R और 6R, ए यहां लिखा हुआ है। ये डायग्राम आपका ऐसा हो गया। अब तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप कह सकते हो यहां पर 1/RP 1/6R प्लस 1/6R प्लस 1/6R। इसको सोल्व करोगे आप तो 1/RP इक्वल टू आपका आएगा 3/6R, 1/2 आ जाएगा। RP जो है आपको कितना आ गया, 2R आ गया। कितना आ गया? RP आपका 2R आ गया। अब ये डायग्राम ऐसे हो गया आपका, ये पॉइंट यहाँ A था, ये आपका यहाँ पॉइंट B लिखा हुआ है। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को जब हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल के अंदर, उसका नेट रेजिस्टेंस आपका क्या है यहाँ पे 2R। ये तो 2R हो गया, ये आपको R गिवन था। अब दोनों का एक ही पाथ है, ये देख लो, इधर से एक पाथ हुआ, तो इसका मतलब 2R और R किसमें होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो नेट रेजिस्टेंस लिख सकता हूं मैं बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। R और AB का मतलब क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट AB। तो क्या हो जाएगा? सीरीज में है तो 2R प्लस R, ये आपका आ जाएगा 3R। नेट रेजिस्टेंस आपको यही आएगा A और B के बीच में। इक्वेशन सिंपल है, इक्वेशन आप क्या सकते हैं 100 बोर्ड के अंदर। इसमें दिया हुआ है, ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, ऊपर सोल्व कर दूंगा इक्वेशन को। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, मैंने पहले लिख दिया है। इसमें लिख रखा है कि 2 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, 2 वायर हैं, लेंथ उनकी क्या है? इक्वल है। वन ऑफ कॉपर, एक कॉपर वायर है, एंड अदर इज मैग्नीशियम वायर है। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। विच वायर इज थिकर? कौन सा वायर थिकर होगा? ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि आपसे ऐसे पूछे कि 2 वायर है, लेंथ सेम है और रेजिस्टेंस सेम है, तो कौन सा वायर थिकर होगा? वी नो दैट एक रिलेशन हम जानते हैं, R इक्वल टू आपका होता है रो L/A, होता है नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं भाई हमें क्या करना है, कौन सा वायर आपका
इसमें थिकर है, ये आपको निकालना है। तो आर लेंथ जो है वो दोनों की सेम है और रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। क्यों? इसका मतलब क्या होगा, यहां से हम भाई आर रो एल बाई होता है, यहाँ पर एल और ये आ गया, इसका मतलब रो इज इक्वल टू ए आ गया, ये आएगा ना। मैंने यहाँ से भाई ये कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट है आपका, इसको इधर ले आया तो रो इज इक्वल टू ए। तो दिस वायर रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा, दिस वायर रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा, वो वायर उतना ही क्या होगा, थिकर होगा। ये तो मतलब हुआ है यहाँ पर कंडीशन, ये तो हम जानते हैं। एल और आर सेम कह रहा है, इसको मैं कर ले। तो जिसकी रेजिस्टिविटी वायर की ज्यादा होगी उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा, वो ज्यादा मोटा होगा। तो इन दोनों में मैग्नीशियम वायर जो होता है ना, मैग्नीशियम वायर है हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी होती है। सो मैग्नीशियम वायर इज थिकर, ये वायर क्या होगा आपका, थिकर होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी इन्हीं वायर्स की होती है, इसलिए इसका एरिया आपका ज्यादा होगा। मैग्नीशियम वायर जो है आपका थिकर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए, छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, इसी प्रकार में लिख रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए 10 वोल्ट बैटरी, ए 10 वोल्ट बैटरी of negligible interresistance, of negligible internal resistance is connected across a 200 volt battery and resistance of 38 ohm as shown in figure, डायग्राम भी इसको दिया हो, अभी ड्रा करेंगे हम। आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। करंट हमें सर्किट में कैलकुलेट करना है, डायग्राम भी इसका ड्रा कर रहा हूं मैं। एक आपको सेल दे रखी है, ये तो 10 वोल्ट इसका ईएमएफ दिया हुआ है और इधर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 38 ओम। और एक बैटरी और दे रखी है यहाँ पर, जिसका ईएमएफ है 200 वोल्ट, इसको ऐसे जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लेबल इंटर रेजिस्टेंस। इस 10 वोल्ट बैटरी जो है इसका इंटर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लेबल है, न के बराबर है। इसको हमने 200 वोल्ट से जोड़ा गया है
ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 38 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट कितना फ्लो करेगा, सीधी सी बात है, करंट हम जानते हैं, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ई बाई आर, इंटर रेजिस्टेंस इसका नेगलेबल है तो आई इज इक्वल टू क्या होगा ई बाई आर, ई का मतलब नेट ईएमएफ, एक E1 मान लो आपका, E1 जो है 10 वोल्ट हो गया मान लो, और E2 जो है वो है 200 वोल्ट, E2 कितना है 200 वोल्ट, और दोनों सेल्स अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड है, दोनों सेल्स का कनेक्शन जो है अपोजिट है, तो सेल्स का बताया था पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही कनेक्ट है, तो नेट ईएमएफ हमेशा उनका ऐड होगा, E1 प्लस E2 होगा, और सेल पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव आ जाए, तो इसका नेट ईएमएफ क्या आएगा उसका E1 माइनस E2। यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, इसका जो है इसका नेट ईएमएफ सेल्स का जो आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा कोई पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसको नेट ईएमएफ जो होगा वो आएगा 200, सॉरी वही बात है, इसमें से घटा दो तो इसमें से घटा दो, तो ये आपका 200 माइनस 10 आ जाएगा, 190 आपका वोल्ट आ जाएगा ये नेट ईएमएफ, इसमें पुट कर दो I इज इक्वल टू 190 और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 38 ओम, तो 5, सीधी सी बात है, करंट जो है वो आपको 5 एम्पीयर करंट जो है वो फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा 5 एम्पीयर, नेट ईएमएफ निकाल लिया हमने, सेल्स का ऑर्डर अपोजिट है इसलिए आपको करंट इसमें यही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन इसका मैं नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ए वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस, एसीबीसी बोर्ड में आया हुआ है, ए वायर ऑफ 15 ohm resistance, a wire of 15 ohm resistance is gradually stretched, is gradually GRAUD gradually stretched to double its original length, it is then it is cut into two equal parts, दो इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर दिया फिर उसको, ठीक है, these parts are connected, these parts are connected in parallel across a 3 volt battery, across a 3 volt battery, find the current drawn from the battery, find the current drawn from the battery, find the current drawn from the बैटरी से कितना करंट ड्रा होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक वायर आपको दिया हुआ है और वायर का रेजिस्टेंस है 15 ओम, आर दे रखा है, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 15 ओम, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे स्ट्रेच किया, डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। कोई भी वायर है उसको यदि लेंथ को डबल करते हैं हम, स्ट्रेच करके ट्रिपल करते हैं, तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा ना, उसकी फॉर्मूला बताया था कल मैंने। न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R डैश इज इक्वल टू होता है वो n स्क्वायर R, एक फॉर्मूला होता है। R डैश यहाँ पे क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, n का मतलब लेंथ को डबल किया ट्रिपल किया है वो इंडिकेट करेगा। n यहाँ पे क्या है, इसका मतलब 2 होगा, डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ n2 हो जाएगा। R दे रखा है तो उस वायर का नया रेजिस्टेंस जो होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, n2 होल स्क्वायर। R कितना है 15, गिवन रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो 2 to 4 और 15 60 हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस जो है उस वायर का क्या आ गया आपका 60 ओम आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहे देखो, इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो रेजिस्टेंस उस वायर को इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो इसका मतलब उन दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका मतलब R1 तो कितना होगा, इसका मतलब 30 ओम कट करने के बाद में, R2 कितना जाएगा आपका 30 ओम। इक्वल पार्ट्स में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। देन दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 3 वोल्ट बैटरी, इनको पैरेलल में जोड़ दिया, वोल्टेज दे रखी 3 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उस केस में करंट कितना ड्रा करेगा, तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। फिर क्यों, तो नेट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, पैरेलल में जोड़ा है, ये होगा 1/30 प्लस 1/30 2/30 1/15 आ गया आपका। इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस जो आएगा पैरेलल के अंदर वो आपका 15 ओम आ गया। अब हमें इसमें करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू हम जानते हैं V बाई R आएगा। करंट का रिलेशन क्या होगा, V बाई R। V आपको दिया हुआ है 3 और R कितना है 15, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। जिसने सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है वायर दे रखा है 15 ओम रेजिस्टेंस है, उसको स्ट्रेच करके धीरे धीरे लेंथ इसकी डबल होगी, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस जो वायर का जो होगा उसका रिलेशन होगा n स्क्वायर R। ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। n का मतलब क्या होगा, लेंथ को डबल किया या ट्रिपल किया वो लेंगे हम। R गिवन रेजिस्टेंस होता है, फिर इनको कट कर लिया, दोनों इक्वल पार्ट्स में उस वायर को कट कर लिया, फिर उसको पैरेलल में जोड़ दिया, नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, अभी दे रखा था करंट डाल दिया, ठीक है। ये था क्वेश्चन इसका। आगे क्वेश्चन इसमें और मैं नोट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ये आप कर सकते हो। एनसीईआरटी क्वेश्चन सब करेंगे हम। बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बैटरी ऑफ EMF 10 volt, a battery of EMF 10 volt, inter resistance 3 ohm and internal resistance inter resistance 3 ohm is connected to resistor, is connected
the circuit is 0.5 ampere. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the resistance of resistor? What is terminal voltage? What is the terminal voltage? What is terminal voltage of the battery when the circuit is closed? When the circuit is closed. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बैटरी जो है उसका ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट, और उसको इंटर रेजिस्टेंस 3 ओम से कनेक्ट किया गया है, और कनेक्टेड टू रजिस्टर if the current circuit is 0.5 ampere. What is the resistance of resistor? Resistance क्या होगा resistor का? बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है, E दिया हुआ है 10 वोल्ट, इंटर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 ओम। करंट इन द सर्किट, करंट फ्लो कर रहा है कितना? 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस, इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो कोई भी सर्किट यदि है उसके अंदर आपको इंटरनल एक्चुअल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो करंट जो फ्लो करेगा वो किसके बराबर आएगा? I इक्वल टू E बाई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो आएगा। I इक्वल टू होता है EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, देन I दे रखा है 0.5, 5 बाई 10 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। EMF दे रखा है 10 वोल्ट बाई इंटरनल रेजिस्टेंस 3 प्लस कैपिटल R, ये 1/2 आ जाएगा। ये 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, 20 इक्वल टू 3 प्लस R, R इक्वल टू आपका 20 माइनस 3 17 ओम आ जाएगा। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 17 ओम आएगी। अब कह रहा है व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज के लिए रिलेशन हम जानते हैं, V इक्वल टू होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू होता है E माइनस IR। जो सेल का ईएमएफ जो होता है उसमें उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल, सॉरी उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंटरनल जो सेल जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस घटा दो, IR होगा। E आपको दिया हुआ है कितना? 10, करंट दे रखा है 0.5, 5/10 कर दिया इसको मैंने, इंटर रेजिस्टेंस आपका है 3 आ जाएगा, क्यों? तो ये 1/2 10 माइनस 3/2, तो एलसीएम इसका V इक्वल टू आपका आएगा 10 एलसीएम आ जाएगा इसका, सॉरी 2 एलसीएम आ जाएगा, 20 माइनस 3 17/2, इसका मतलब 8.5 वोल्ट आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगी? 8.5 वोल्ट। वोल्टेज है, इसकी यूनिट क्या आएगी आपकी? वोल्ट आएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें और भी दे रखे हो, सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये और कर लो इसके अंदर ऐसा, क्वेश्चन दिया एट रूम टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है एट
room temperature 27 degree centigrade, the resistance of heating element is 100 ohm. ठीक है, आगे कह रहे हैं what the temperature of the material, what is the temperature of the element, temperature of the element if the resistance is found to be, if the resistance is found to be 117 ohm, given that temperature coefficient of the material ये दे रखे हैं आपको 1.70 10⁻⁴ सेंटीग्रेड इनवर्स -4 है ना, ठीक, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। हीटिंग एलिमेंट के ऊपर जो है टेम्परेचर दे रखा है, तो इसको हमने ये दे रखा है इस टेम्परेचर के ऊपर R27 लिख सकते हो आप। रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, टेम्परेचर हमने मान T ले लिया, सपोज टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू 117 ओम, T पे मान लिया। इसके ऊपर जब हीट करते हैं ना उस केस के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो दे रखा है कितना 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल अल्फा ये दे रखा है 1.70 into 10⁻⁴ सेंटीग्रेड इनवर्स, ये दे रखा है, ठीक है। पीछे हमने बताया होगा अल्फा जो होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, तो क्या होगा ये RT माइनस, भाई फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, ये था आपका इंक्रीज इन रेजिस्टेंस और यहाँ था ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर ये फॉर्मूला था इस केस में। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अल्फा इंक्रीज रेजिस्टेंस क्या होगा RT माइनस ऑफ R27 बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था इसका इनिशियली R27 और राइज इन टेम्परेचर कितना होगा भाई ये आ जाएगा आपका राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पहले टेम्परेचर कितना था 27 और बाद में कितना होगा T, तो ये होगा T माइनस 27 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, T माइनस 27 इज इक्वल टू RT
माइनस R27 by R27 into alpha. RT given है 117, R27 100, ये भी 100 आएगा, इंटू अल्फा आपका आ जाएगा 1.70 10⁻⁻⁴. तो t minus 27 इज इक्वल टू 7 रह जाएगा, क्यों नहीं 17 रह जाएगा, 17 by 100 इंटू 1.70 और 10⁻⁻⁴. अभी तो t निकालना है, तो t इज इक्वल टू इसमें ऐड हो जाएगा 17 by 100 इंटू 1.70 10⁻⁻⁴ प्लस 27 आएगा, प्लस 27. इसको सॉल्व करोगे ना, इसका मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, सॉल्व आप खुद करोगे. टेम्परेचर की वैल्यू जो है ना वो आपकी लगभग इसमें आएगी 1027 आ जाएगा, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आएगा इसका आंसर. इसको सॉल्व करोगे ये आना चाहिए. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में आते हैं. इस रूम टेम्परेचर को रेजिस्टेंस दे रखा था, आगे कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस फाउंड टू बी. जब उस एलिमेंट को हम हीट करते हैं, कितना टेम्परेचर इसको आप हीट कर रहे हो वो हमें निकालना था. और टेम्परेचर उस हीटिंग एलिमेंट का आपको दिया हुआ था, अल्फा दे रखा था, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, आगे से पुट कर देना. तीन न्यूमेरिकल्स थे इसके, बाकी न्यूमेरिकल्स हम बाद में रिवाइज करेंगे, उस टाइम करेंगे. ठीक है, इनको डेली काम होना चाहिए. मैं देख रहा हूँ काम कम हो रहा है क्योंकि हमारे पास व्यू आ रहे हैं, भैया आप कितने बच्चों ने इसको देखा पढ़ा. ठीक है, तो 70 60 70 आ रहे हैं, क्योंकि 2 स्कूल है तो अलग अलग बच्चे, कम से कम 70 बच्चे लगभग है, तो 70 तो पर डे होना चाहिए कम से कम. तो डेली काम होना चाहिए इसका. ठीक है, थैंक्स.